तो ये इसको चेंज करा सकते हैं, इसके स्टेटस को क्या कर सकते हैं, इसके स्टेटस को चेंज करवा सकते हैं, यानी कि ये इसको बदल सकते हैं और इसको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी सूरत में हम इसे कहेंगे क्या, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक ऐसी पब्लिक ऑफरिंग जो शुरू में की गई है, बड़े आगाज में की गई है, यानी कंपनी जो है अभी शुरू हो रही थी, हमने ये किया कि ओपनिंग के वक्त उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो प्राइवेट है, लेकिन लेटर ऑन देखा कि यार इसका स्टेक जो है ना बड़ा कम रहेगा प्राइवेट लिमिटेड में, और कारोबार की अपॉर्चुनिटीज तो पैसों पर बेस कर रही हैं, और अगर हमें वो पैसा चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर देना चाहिए। क्या हाल है, सही कह रहा हूँ जी? तो ऐसी सूरत में हम आईपीओ ऑफर कर देते हैं, जिसको आप कहते हैं क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन शील्ड तो दोनों को मिल गई ना, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड हो, कि सरमाया वही डूबेगा जो कंपनी के अंदर लगा हुआ है। आपके जाती एसेट्स को क्या मिल गई, एक शील्ड मिल गई, यानी आप शील्ड के पीछे अपनी फैमिली समेत, अपनी फैमिली के एसेट्स समेत आप एक शील्ड के पीछे खड़े हैं। जो खतरा है वो सिर्फ उस पैसे को है जो आपने कारोबार में लगाया, तो वो तो खतरा होता ही है, जब हम कारोबार करते हैं तो खतरा होता ही। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, तो जी जी बच्चों, जूम बेटा, हाँ ऑन है बेटा, बस कैमरा नहीं ऑन हो रहा, क्योंकि नया लैपटॉप जिसकी समझ नहीं आती, कल इंटरनेट नहीं ऑन होता, कभी कुछ ऐसा ऐसा समझ आएगा। हालांकि उससे कई गुना महंगा है। वो लिया था हमने 13,000 का, बाद में मशहूर हो गया कि टीचरों के लिए बड़ा अच्छा है, पेन भी है इसके साथ, वो 35,000 का हो गया आज से कोई 8-10 साल पहले। तो मुझे वो लेके दिया था एक कंपनी, नियर पेयर कंपनी को होती थी, उसने लेके दिया था वो विदाउट प्राइस, एंड दैट आई हैव यूज्ड फॉर सेवरल ऑफ इयर्स, बट आफ्टर दैट वो किसी ने मेरे से मांग लिया, वो बंदे भी ऐसे थे उनको देना पड़ा। अब ये जो है ये उसकी निस्बत और महंगा है, तकरीबन 3.5 लाख से ऊपर का है, लेकिन इसमें चलाना इसको कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा बच्चों चले, आ जाएगा ऐसा ऐसा, मलंग आदमी है, ऐसा सीख ले। अच्छा जी, अब बच्चों यहाँ तक बात तो समझ आ गई कि शील्ड के अंदर हम आ जाते हैं, सही है। अच्छा, अब एक बात तो इसके अंदर तय है कि अगर देखा जाए तो मालिकान को सेपरेट कर दिया गया है कंट्रोलर से। मालिकान वो हैं जो किसी एयरलाइन के शेयर्स खरीद के बैठे हुए हैं, वो उसके एक्चुअल मालिक है, उस कंपनी के एक्चुअल मालिक है, नो डाउट कि वो उस कंपनी के क्या है बच्चों, हम कहते हैं उस कंपनी के वो मालिक हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ना सिर्फ उस कंपनी के मालिक हैं, बल्कि इसके तमाम एसेट्स जो हैं ये इनके पास है। ठीक है जी, इसके सारे एसेट इनके पास है, यानी ये मालिकान की हैसियत रखते हैं। ठीक है जी, तो दीज आर द ओनर ऑफ द कंपनी, राइट। अच्छा, यहाँ जब मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये मालिक है, क्या है। दूसरा, सारा पैसा कारोबार का, ये देखिए जहां मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इनका लगा हुआ, और ओन ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के सारे एसेट्स के मालिक यही है, राइट जी। और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल वो हैं जो कारोबार चलाने के एक्सपर्ट हैं, कारोबार चलाने के एक्सपर्ट हैं। तो ये कौन है, ये बच्चों हैं हमारे another set of individual run the business, हम इन्हें कहते हैं हमारे बिजनेस के कंट्रोलर है, हमारे बिजनेस के कंट्रोलर है। ये सारे के सारे फैसले कारोबार के यही करते हैं और मैनेज करते हैं ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, राइट जी। ये सारा काम जो है इनकी जिम्मेदारी है। मुश्किल बात तो नहीं कर रहा मैं करूँ। अच्छा, वो मालिक हैं, वो कारोबार चलाने वाले हैं, लेकिन जाहिर है वो समझेंगे हम मेहनत करें हमें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, और मालिकान कहेंगे हम एक्चुअल मालिक हैं, ज्यादा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। तो इससे एक कंफ्यूजन पैदा होगा, इससे एक कंफ्यूजन पैदा होगा। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक असूल वाज़िया कर दिए गए, और उन असूल को कहा जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लॉ में, जाके पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स प्रिंसिपल्स।
ठीक है जी। सो ये प्रिंसिपल्स क्या है? ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो अलाइन कर देते हैं इंटरेस्ट दो डिफरेंट पार्टीज का इंटरेस्ट। कौन कौन सी दो डिफरेंट पार्टीज? एक मालिकान और एक उस कारोबार को चलाने वाले मैनेजर्स, पॉलिसी मेकर्स। तो इनके दरमियान जो है आपस में बात क्या कर दी गई, तय हो जाएगी। राइट जी। इस तरह फायदा ये होगा इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के असूलों का कि दोनों के मामलात में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है वो अलाइन कर दिया जाएगा, यानी आपस में इनका इंटरेस्ट जो है वो अलाइन हो जाएगा। अब आपस में इख्तलाफ का कोई चांस नहीं है, आपस में इख्तलाफ का कोई चांस नहीं है। अच्छा, और इनकी जिम्मेदारी ये लगा दी जाएगी कि मैनेजर्स हों, डायरेक्टर्स हों, ये सब जो हैं वो अपने मफाद का भी ख्याल रखेंगे और शेयर होल्डर का भी खास ख्याल रखें, यानी दोनों के हुकूक व फराइज का एक तयन कर लिया गया। उसके चंद असूल वाज़ेह कर दिए गए। असूल ये है कि आप लोगों को ये ख्याल रहना चाहिए कि आप जवाब दें, अकाउंटेबल हैं। किसको? मालिकान को, जो क्या है, तो आप शेयर होल्डर्स के सामने जवाब दें, आप शेयर होल्डर्स के सामने जवाब दें, मालिकान के सामने जवाब दें हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, आप हमारे वतन के कानून को वायलेट नहीं कर सकते, चूंकि आप जानते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये मल्टीनेशनल होती हैं आमतौर पर। ठीक है। और अक्सर ये छोटे मुल्कों में जाकर उनके कवानीन की परवाह ना करें, क्योंकि ये तो मुल्कों के ज्यादा बड़े बजट तो इनके हैं। क्या हाल है? ये पेप्सी कोक का बजट पाकिस्तान के बजट से कहीं बड़ा होता है, लिहाजा ऐसा ना हो ये हमारे कानून की परवाह ना करें, तो ये भी बताना जरूरी है। और इनके मैटर के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए? वाज़ेह नजर आए कहाँ से पैसा आया, कहाँ लगाया, इसलिए इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होनी चाहिए। बच्चों, अगर ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर ना होता तो आप यहाँ बैठे ही ना होते। इस स्ट्रक्चर ने या इन असूलों ने ऑडिटर की अहमियत बढ़ाई है, अकाउंटेंट की अहमियत बढ़ाई है, वरना अकाउंटेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हर वक्त रेडी होनी चाहिए और उसको किसी दूसरे बंदे को चेक भी करना चाहिए। अब इस तरह अकाउंटेंट की दो जॉब्स निकलेंगे, एक वो जो कंपनी के अंदर बैठ के क्या करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, और दूसरे कौन से, जो थर्ड पार्टी होंगे, अपने ऑफिस से आएंगे और आके इन स्टेटमेंट को टेस्ट करके इनको ट्रू एंड फेयर डिक्लेयर करेंगे। वो कौन होंगे? वो ऑडिटर होंगे, उनको कहते हैं ऑडिटर। इसलिए सीए के दो स्कोप हो गए ना, इस तरफ फाइनेंशियल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गए, क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाएंगे। एक जॉब सी होगी, जो इधर आएंगे उधर नहीं जाएंगे, जारी बात है, एक जॉब करेंगे ना, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ से क्या होगा, कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आएगा आके आपके चीजों का हिसाब करेगा, आपका एक एक कागज चेक करेगा, ये सही है नहीं, क्या हाल है बच्चों। इस तरह ये निज़ाम मजबूत बन गया और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो काबू आ गए, एक तरफ वो अकाउंटेंट और दूसरी तरफ तो इनको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल इनका ऑफिस ही लगे। अच्छा, अब इंटेग्रिटी यहाँ पे है कि आपको एथिक्स का भी ख्याल रखना होगा। अब एथिक्स क्या है? एथिक्स ये कहते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाए वो इखलाक से आरी ना हो। जैसे आप पैसे बचाने के लिए गाड़ी की टैंकी बम्पर के नीचे रख दें तो पैसे तो बच जाएंगे, छत पे रख दें, ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट की सूरत में एक भी बंदा नहीं बचेगा। क्योंकि टैंकी को ऊपर वाली हाइट पे रख दें ना, पिछले शीशे के साथ लगा दें, ऊपर छत पे रख दें, तो आधी कॉस्ट बच जाएगी। क्यों? हमें जो गाड़ी की टैंकी होती है पता कहाँ रखनी पड़ती है? हमेशा कभी भी गौर कीजिए, किसी भी गाड़ी की टैंकी का सूल का है कहाँ रखें? बैक रेयर एक्सल के ऊपर रखेंगे। बैक रेयर एक्सल होता है, जो पिछले व्हील होते हैं ना, उनका एक रॉड होता है दोनों तरफ जा रहा होता है, उसके ऊपर ये रखी होती है हमेशा, बैक रेयर एक्सल के ऊपर। वो ऐसी चीज है कि गाड़ी को दो ट्रकों के बीच में भी आप कुचल देंगे ना, वहां तक चोट नहीं पहुंचती।
ताकि टैंकी की एक पंप है फट ना जाए ना, वो फटेगा तो बचेगा कुछ नहीं। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि टैंकी नीचे है, इंजन ऊंचा है। अब टैंकी के अंदर एक पंप भी डालना पड़ता है, वो पंप पेट्रोल खींच के ऊपर लाता है। वरना आपकी मोटरसाइकिल में क्या होता है, इंजन नीचे होता है, टैंकी ऊपर होती है, किसी पंप की जरूरत, सीधा पाइप आगे उसमें लगा दिया, काम चल गया। वही जो टैंकी का असूल है छत का, पानी वाली का, उसी के तहत पेट्रोल टैंकी से नीचे गया। लेकिन गाड़ियों में क्या होता है, इंजन आमतौर पे ऊपर होता है, टैंकी नीचे है। तो जो टैंकी है उसके अंदर भी एक पंप लगा होता है छोटा सा, और वही वो भी खासा खतरे वाली बात है, उसमें करंट भी जा रहा होता है और वो बड़ा पेट्रोल के अंदर होता है। सील लीक हो जाए तो गाड़ी को आग लग जाएगी। मैं एक बार जा रहा था कहीं, आई वॉज ऑन कल्टस। वो गाड़ी अभी भी है मेरे पास, 2006 मॉडल की गाड़ी हो चुके। अब आप कह लें कि घर छोटा है तो गरीब आदमी क्या करे, तो दो गाड़ियां खड़ी होती तो फिर जगह नहीं निकलती गराज में ना। तो फिर तीसरी गाड़ी जो है वो या तो बाहर खड़ी करते हैं। यार दुख तो होता है, लोग भी मजाक उड़ाएंगे, गरीब बंदा है, गाड़ी नहीं, जगह ही नहीं। लेकिन यहाँ फिर वो एक साला है मेरा, उसके घर में खड़ी कर देते हैं। तो वो 2006 मॉडल की मेरी गाड़ी, तो मैं जा रहा हूँ कॉलेज रोड से, तो मैं देखता हूँ पिछली सीट पे आग लगी हुई है शोलों के साथ। फिर मैंने देखा मेरे पैरों में भी आग है, वायरिंग पूरी जलनी शुरू हो गई। अब मुझे कुछ सूझा नहीं, मेरे पास पानी की बोतल एक होती है गाड़ी में। तो फिलहाल मैंने पहला काम तो ये किया, पानी की बोतल से पानी डाल के उसको बुझा दिया। अब अगला काम ये कि बोनट खोला ना, हाँ, अगला काम ये कि उसको स्विच बंद कर दिया गाड़ी का। गाड़ी बंद हुई नहीं हुई, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं। अब वो शॉर्ट सर्किट हो गई। अब उसको बंद कैसे करें। अब जितनी को मुझे समझ थी ना कि अगर इसके स्पार्क प्लग पे से इसकी तारें हटा दूं डिस्ट्रीब्यूटर से, तो फिर तो बंद होगी ना, क्या हाल है। तो मुझे ये पता था इस वक्त करंट बड़ा तेज हो गया, रेस बढ़ गई। तो मैंने कपड़ा कपड़ा को पकड़ा और उसको खींच दिया था, डिस्ट्रीब्यूटर से केबल उतार दी। वो पीछे से उतरी, आगे से भी नहीं, कहीं से टूट गई है, निकल गई। गाड़ी बंद हो गई। अब गाड़ी बंद हो गई, अब फुल लाइट में हेडलाइट हो गई। अब ये क्या हुआ। अब मेरे जहन में सोच आया कि इसको करंट कहाँ से आ रहा है, वो बंद करो, तो करंट तो बैटरी से आ रहा है, इंजन तो बंद है। डेफिनेटली देखिए ना, इंजन बंद हो जाए, इंजन के साथ जनरेटर होता है वो करंट बनाता है। अब इंजन बंद हो गया, अब करंट कहाँ से आ रहा है जी, अब करंट बैटरी से आ रहा है। तो मेरे पास कोई जंपर सा था, वो चीज से मैंने उससे खींच के तेजी से एक डक्ट उतार दिया उसका बैटरी का, वो भी बंद हो गया। अब गाड़ी सुकून में आ गई। अब इतनी देर में लकीली कोई एक गली दूर ना एक एक इलेक्ट्रिशियन था। मैं गाड़ी वहीं बंद की साइड पे उसके पास गया, बड़ा काबिल आदमी था। वो आया, उसने देखा, उसने कहा सर जी जान भी बच गई है और गाड़ी भी बच गई है, कुछ भी नहीं हुआ। जितना बड़ा मसला था हुआ ये कि मैंने ओपन इट, तो वही जो मैं पंप बता रहा हूँ, वो पंप मेटल का था, उसको अंदर जंग कोई आया, या बाजूकात होता है हम पेट्रोल पूरा नहीं भराते, इसलिए कहते हैं कि टैंकी में जब भी पेट्रोल बनाए गाड़ी की फुल भरवा दें, ताकि उसके पेट्रोल पंप के अंदर भी जो पेट्रोल जाता है वो रस्ट ना आए। वह उसको आग लगी, वहां से आग चली और वो फिर सारी वायरिंग था। देन एक नया मसला, वो वायरिंग कहाँ से लाए। अब वो वायरिंग में लेने गया तो मुझे जाके मिली बिलालगंज से। अब मैं घर आया तो घर में हमारे उस वक्त होती थी मेहरान। घर वालों को पता चला, लो जी अम्मी भी साथ बैठ गई, अम्मी मेरी हाथ, बेगम भी बैठ गई। देखिए अब आ रही है आपको। जी आ रही है अब सर। अच्छा अब आ रही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, अब बात क्या कर रहे थे हम, बात ये कर रहे थे कि एक चेयरमैन भी ये सिलेक्ट करेंगे। अब जो इलेक्शन जीत रहे हैं वो ये वाले हैं, जिनको हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और इनका बड़ा क्या होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और ये अपना एक सदर चुनेंगे, चेयरमैन, जैसे पाकिस्तान का सदर। अच्छा, सदर और वजीर आजम में क्या फर्क होता है बताओ। वजीर आजम पार्लियामेंट का नुमाइंदा होता है जो चेंज हो सकता है, पार्लियामेंट से किसी वक्त चेंज हो सकता है। रिपीट करूं, वजीर आजम
पार्लियामेंट का नुमाइंदा होता है, वो चेंज हो सकता है। वो हुकूमत का नुमाइंदा है। किसका नुमाइंदा है? हुकूमत का। तो हुकूमत होती है आरजी, पायदार नहीं होती। जैसे इमरान खान वजीर आजम, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, वजीर आजम कौन बन गया? शहबाज शरीफ बन गया। ठीक है, अब कौन है? शहबाज शरीफ है। एक वोट नो कॉन्फिडेंस आए, हो सकता है इमरान खान दोबारा बन जाए। तो हुकूमत क्या है? आरजी है ये हुकूमत। और रियासत क्या है? रियासत परमानेंट। तो सदर रियासत का नुमाइंदा। सदर की इम्पीचमेंट हो सकती है, बड़ी मुश्किल है। सदर 5 साल बैठा रहेगा। आपने देखा होगा, हमने इमरान खान को निकाल दिया था, लेकिन अलवी को नहीं निकाल पा रहे थे, और अलवी तंग भी बड़ा कर रहा था। आर्मी चीफ लगाना है, मैं इमरान खान से पूछ के लगाऊंगा, कर लो जो कर, है ना। तो बार बार तंग करता था, किचीचियां बड़ी बटते थे, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। क्यों? वो किसका नुमाइंदा है? रियासत का नुमाइंदा है। तो वो सबका बाप है। जो मदर, वो नून लीग का भी बाप है, पीटीआई का भी बाप है, जमात इस्लामी का भी बाप है। वो सब पार्टियां जो बैठी, सबका बाप है। और वो सबके साथ तामुल से बात करेगा। अब अलवी साहब जो है, शहबाज शरीफ के साथ भी बात कर लेते थे, है ना जी। वैसे करते कभी भी नहीं। सदर थे, मजबूरी थी, उनके घर चले गए, चाय भी पिलाई और टक के बिस्किट भी रखे उसके सामने। उसको शुगर है मेरा, टक के बिस्किट अच्छा है नहीं। अब आप कहेंगे सर आपके पास इतनी खबर कहाँ से होती है? खबरें मेरे पास सारी होती है। अगर आप कहें ना कभी सियासी वीलॉग करना हो, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे। मेरे लिए काम ही कुछ नहीं। लेकिन मैं डरता क्यों हूँ? क्योंकि आप देखेंगे ना, तो आपको मेरा एक नाखून नजर आएगा। देखो, ये नाखून नजर आ रहा है, ये उतार दिया था, इससे फिर नया है। तो अगर 10 के 10 उतार दे, तो 20 उतार दे, तो फिर बड़ा मसला होगा ना, फिर ये जीप से नाखून आएंगे। इसलिए मैं ये नहीं करता। अच्छा बच्चों, अब बात क्या है कि यू सी, हाँ एक दफा तो मुझे गोली भी लग चुकी है। गोली लगी है पूरी। इसलिए मैं अब ऐसे कामों से बात है। गोली बड़ी सख्त होती है जब लगती है। इतनी सी होती है गोली, लेकिन इतनी गर्म होती है, जैसे जिस्म में किसी ने जलता हुआ कोयला डाला। बर्न होती है, शदीद बर्निंग होती है। अल्लाह माफ करे यार, खतरनाक गेम है, इससे बाज ही रहो। अच्छा बच्चों, वापस आए। तो हम बात करें कि ये लोग इलेक्ट हो गए, अब ये हुकूमत चलाएंगे ना, यानी आई मीन कंपनी चलाएंगे, सॉरी। और वो जो मैंने अभी बात की, सदर किसका नुमाइंदा था हुकूमत में? रियासत का। और वजीर आजम, अब यहाँ वजीर आजम सीईओ है, यहाँ वजीर आजम। और जो चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट है, वो सदर है। अच्छा, वो जो चेयरमैन है वो नुमाइंदा है कंपनी का। अगर 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 शेयर होल्डर अगली एजीएम में फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, तो सीईओ बदल सकते हैं, चेयरमैन नहीं बदल सकते। वो 3 साल बाद ही दोबारा एक तरीका आएगा, उसके साथ बदला जाएगा। अब जरा इनका माहौल समझिए कि जब ये आएंगे, तो इनके ऊपर फर्ज है कि अगर ये 10 हैं, तो इनके ऊपर फर्ज है कि 10 एक्सपर्ट्स के नाम लेंगे और उनको भी अपॉइंट करें। 10 ये खुद है, ये फुल टाइम है। ये क्या है? फुल टाइम है। लेकिन इनके लिए कंपलसरी है कि अगर ये 10 हैं, तो 10 एक्सपर्ट्स के नाम लें और उनको पार्ट टाइम हायर करें हर मीटिंग के लिए। कौन सी मीटिंग के लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। एक 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 एजीएम होगी, उसमें शेयर होल्डर जाएंगे। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। तो क्या होगा बच्चों? ये क्या चलाएंगे? ये निजाम चलाएंगे। ये 10 हैं खुद, और 10 एक्सपर्ट्स के नाम लेंगे, नॉमिनेट करेंगे। वो जो 10 एक्सपर्ट्स होंगे ना, वो फुल टाइम नहीं आएंगे। वो किस लिए आएंगे? वो सिर्फ मीटिंग के लिए। नोट्स पहले भेजेंगे उनको, और वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। क्या करेंगे? नॉलेज लेके आएंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। क्या ख्याल है बच्चों? तो ये इस तरह मैं माहौल बनाता है इसका, ताकि आपको समझ आए। देखिए, ये इसकी मेज है, ये इसकी मेज है, इसका एक रुख मैंने बताया। ये बैठा हुआ, बेटा 1 मिनट जरा चुप कर जाओ, बोलो नहीं बेटा, बोलो नहीं। ये बैठा हुआ है चेयरमैन। बेटा आप क्या बताना चाह रहे हैं? खड़े हो जाए। हाँ हाँ, खड़े हो जाए। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? उसका कान छोड़ दो, मेहरबानी है। अच्छा, सो बच्चों क्या हो गया? ये चेयरमैन है। ये क्या कर रहा है? पूरी कंपनी का सदर है। ये ऐसे बैठेगा, बड़ी चेयर।
अच्छा, इसकी राइट साइड पे बैठेगा सीईओ और इस साइड पे सारे बैठेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक हो गई बात? ये वाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये किधर बैठेंगे? इस साइड पे, उसके राइट हैंड। साथ कौन बैठा हुआ है? सीईओ। सही है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा, वो तो 10 एक्सपर्ट्स के नाम लिए थे, वो कौन है? वो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। वो एग्जीक्यूटिव नहीं है, ऑर्डर नहीं दे सकते, लेकिन ओपिनियन दे सकते हैं। इसलिए हमने उन्हें क्या कहा? वो घोड़े पे सवार नहीं है, ठीक है, एग्जेक्टिव नहीं, क्या है? नॉन एग्जेक्टिव, लेकिन वो माहिराना राय पेश करेंगे। वो इधर बैठे हुए नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर इधर बैठे। लेकिन नॉन एग्जेक्टिव से पहले एक बड़ा अहम बंदा यहाँ बैठा हुआ है, इसको कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी। अब जरा देखिए, चेयरमैन का है दरमियान में, उसके राइट हैंड पे कौन है? और लेफ्ट हैंड पे कंपनी सेक्रेटरी या बैठी हुई है। ये भी आमतौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या इसको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन किसी प्रोफेशनल बॉडी से इसका ताल्लुक होना चाहिए असूली तौर। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ एक सेक्रेटरी बैठा हुआ है, इस तरफ सीईओ बैठा हुआ है, इस तरफ जो डायरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कौन है? एग्जेक्टिव। और इस तरफ जो बैठे हुए कौन है? नॉन एग्जेक्टिव। राइट जी। अब नॉन एग्जेक्टिव सिर्फ मीटिंग के लिए आए, और मीटिंग के लिए आए हैं, मीटिंग करके क्या होगा? चले जाएंगे, लेकिन अपनी माहिराना राय दे जाएंगे। कंपनी सेक्रेटरी का काम यह है कि उन्हें वक्त पे इंटीमेट करना, फलां दिन हमारी मीटिंग, और उससे पहले उनको सारे नोट्स फाइलें वगैरह भेज देना ताकि वो स्टडी कर गए। अगर नोट्स नहीं भेजेंगे जाया हो जाएगी एक मीटिंग। सही है जी, बात समझ आ रही है? कंपनी सेक्रेटरी का काम है कि एजेंडा ऑफ मीटिंग उनको भेजना, और कंपनी सेक्रेटरी का काम है कि जब मीटिंग हो जाए तो उनको मिनट्स ऑफ मीटिंग भेजना। एजेंडा ऑफ मीटिंग होता है मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा, और मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं कि मीटिंग में क्या क्या फैसले हुए। राइट जी। यानी मीटिंग के पहली कम्युनिकेशन, मीटिंग के बाद की कम्युनिकेशन, नोट्स फाइल्स वगैरह कौन तेज करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। और अगर चेयरमैन एजेंडा भूल गया मीटिंग के दौरान, तो उसके कान पे जैसे ही बच्चा उसका कान पकड़ के बैठा हुआ, वो साथ ही उसके कान में, सर वो बोलते हैं, अच्छा ठीक ठीक मैं कर, वो फिर इस तरह को बताएगा कि सर एजेंडा आइटम भूल गए, वो इस तरह वो फिर फौरन डिस्कस। वो बात समझ आ रही थी? इस तरह का माहौल होगा। अब आपको माहौल समझ आएगा। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या करेंगे? कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हमने वोट डाल के जिम्मेदारी दी कि कंपनी के लॉन्ग रन के ऑब्जेक्टिव तुम तय करो। यानी कंपनी की, उर्दू में क्या कह सकते हैं? उर्दू में क्या कह सकते हैं? कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करो। स्ट्रेटेजिक क्या करो बच्चों? प्लानिंग करो। कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करो। राइट बच्चों? अच्छा, तो यहाँ कंपनी की जो है वो, उसके लिए प्लान बनाओ। कंपनी के लिए प्लान बनाओ। राइट जी। अच्छा, और इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? कंपनी के लिए मंसूबा बंदी करो। ठीक है जी। कंपनी के लिए हिकमत अमली तैयार करो। क्या बच्चों? हिकमत अमली तैयार करो। ये किसकी जिम्मेदारी लगाई? ये सीईओ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और जो मैनेजर कम पढ़ रहे हैं वो उनको क्या करो? हायर करो। जो एग्जेक्टिव कम पढ़ रहे हैं हायर करो। आईटी का बंदा नहीं है, बीच में बात होती है आईटी की, बात ही नहीं करता, तो आईटी का बंदा बिठाओ साथ, उसको भी डायरेक्टर एक बना बढ़ा लो, आईटी का बंदा भी ले आओ। और रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अच्छा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नहीं पकड़ सकते, हम इनको पकड़ेंगे। भाई जन वोट आपको डाला था, कंपनी का शेयर नीचे क्यों जा रहा है? ठीक है बात? अच्छा, दूसरी तरफ कौन है बच्चों? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पहले ही उसने लिख दिया, पहली बात ही बड़े मजे की लिख दी कि ये कंपनी के लिए क्या लेके आएंगे? एक्स्ट्रा नॉलेज। जो नॉलेज हमारे पास नहीं है वो लेके आएंगे। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे, आप यकीन करें कमाल हो। एक कंपनी का फैसला हो रहा है, एडमिरल साहब ने फैसला कर दिया ये शिप पैसिफिक से होके जाएगा, वो आया उसने, वो खुदा दा वास्ता की करने लगे। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माहिर था, पुराना नेवी का बंदा, उसने कहा, "ओए, इसके तो रेट डॉट नीचे हैं, वो तो रफ सी है,
ये तो उधर गया तो उसने पहले आधी शीशे तोड़ के पानी अंदर और शिप डूब जाए। शिप क्या डूबना है, कंपनी भी डूबनी, इंश्योरेंस कंपनी भी डूब जानी। तो ये इस तरह की बातें बताते हैं एकदम, जो हमारी गलतियां होती है उनको एकदम आगे बताएंगे। वो 3 साल हो गए ਤੁਹਾਡਾ बेरा गर्क हो जाए, तुसी सैलरी नहीं ਵਧਾਈ लोगों ने, वो सारे एम्प्लॉय भाग जाएंगे, क्या कर रहे हो, सैलरी बढ़ाओ। अनएथिकल बात पकड़ेंगे, गलतियां हमारी पकड़ेंगे, हमें बताएंगे, हमारे ऑपरेशन पे डाक पे पहुंच जाएंगे, ऑपरेशन प्रोजेक्ट पे पहुंच जाएंगे, जाके देखेंगे तारे सही लगा रहे हो, फलां चीज सही कर रहे हो, कोई गलती तो नहीं कर रहे, और जो गलती कर रही हो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और निज़ाम इनकी पेमेंट का इतना डिफरेंट और अलहदा होता है कि इनके ऊपर कोई प्रेशर डालना मुमकिन ना। लिहाजा देखिए, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, एथिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो ऑडिटर अंदर से बाहर से आके हमारी फाइलें चेक करेगा, अगर उसको ये हायर करते तो क्या होता, पैसे इन्होंने दिए हैं, अब बताएं आपका मैनेजर जो आपको हायर कर रहा है, आपको अपॉइंट कर रहा है, आप उसके खिलाफ लिखेंगे? नहीं लिखे ना, बात सैलरी वहां से आ रही। क्या हाल है बच्चों, इन्होंने रूल ये बनाया है कि जो ऑडिटर के साथ लियाजन होगा ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, जो कंपनी में मौजूद ही नहीं है। लिहाजा क्या होगा, ऑडिटर पे कोई प्रेशर नहीं होगा, इसलिए हमने न्यूट्रल बंदे की जिम्मेदारी लगाई कि तू बात कर ऑडिटर से जा। फिर वो आएंगे, वो तो फिर हर फाइल मांगेंगे, अच्छा ये फाइल भी दो, ये फाइल भी दो, उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या हाल है बच्चों, फिर रिन्यूमरेशन ऑफ डायरेक्टर्स कौन डिसाइड करेगा? अच्छा अगर वो करते तो क्या होता, बताएं बताएं बताएं, अगर वो खुद अपना रिन्यूमरेशन डिसाइड करते, है भाई, वो अपनी उन्होंने 6 माह बाद कहना परफॉर्मेंस इतनी अच्छी, दिन रात एक किया हुआ, डबल करो था, अगले 6 माह बाद फिर डबल। अगर 1 लाख है तो 6 माह बाद 2 लाख, 2 लाख है फिर डबल हुई तो 4 साल बाद 4 लाख पे पहुंचे। क्या हाल है बच्चों, तो तनख्वाह तो फिर जंप करती चली जाएगी, सही है नहीं? अच्छा बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये जरा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कहानी है, कहानी समझ आ गई पूरी? अच्छा अब देखिए, कहता है मस्ट नॉट ओन लार्ज नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, इनके ऊपर ये शर्त है कि कंपनी के ज्यादा शेयर्स के मालिक भी ना हो। अगर ज्यादा शेयर्स के मालिक हो तो फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाएगा, और फाइनेंशियल इंटरेस्ट जहां आएगा वहां न्यूट्रल नहीं रहेंगे आप, वहां न्यूट्रल नहीं रहेंगे, नेचुरल बात है ना। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा अब इनकी परफॉर्मेंस को, एनुअल परफॉर्मेंस को रिपोर्ट किया जाएगा, और एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट छपेगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के सीईओ साहब ने कैसी कंपनी चलाई है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसके पास जाएगी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वो देखिए लाइन कहाँ जा रही है, देखो देखो देखो, किसके पास जाएगी रिपोर्ट, शेयर होल्डर के पास, साल बाद मैनुअल आए। अब शेयर होल्डर फैसला करेंगे क्या इन्होंने सही कंपनी चलाई है या इन्होंने गलत कंपनी चलाई। अगर गलत चलाई हुई तो शेयर होल्डर एजीएम बुलाएंगे या एजीएम में आएंगे, वहां पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देकर उनको फारिग। क्या हाल है बच्चों, बात समझ आ रही है? और फिर उसी वक्त इलेक्शन करके नए डायरेक्टर ले आएंगे। क्या हाल है, ये किस्मत की गेम है बेटा, बंदा आता जाता ही रहता। क्यों जी, क्यों भी बच्चों, है कि नहीं? लेकिन बात ये है कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, उनकी तो मांग ही बहुत होती है ना, उन्हें आमतौर पर कोई निकालता नहीं, है ना जी, उन्हें आमतौर पर कोई निकालता नहीं। अच्छा बच्चों को मुश्किल बात तो नहीं हुई? अच्छा जी, अब वो कहता है कंपनी इज क्रिएटेड इनकॉर्पोरेटेड थ्रू चार्टर और आर्टिकल ऑफ कॉर्पोरेशन। लो जी, जैसे सियासी पार्टियों का चार्टर होता है ना अपना, उस पर अमल ना करे, सियासी पार्टियों को इलेक्शन गलत करार दे दिए जाते हैं, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेशन से रोक दिया जाता है, उनके निशान छीन लिए जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी है, क्या बोला कि कंपनी का भी अपना आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और कंपनी अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं करेगी तो क्या होगा, पेनल्टीज इम्पोज होगी, बास ट्रांजैक्शन से रोक दिया जाएगा, बास सहूलियात हुकूमत जो देती है उससे रोक दिया जाएगा। लिहाजा अपना जो चार्टर लिखोगे, अपना जो आर्टिकल लिखोगे, उस पर अमल दरामद करना जरूरी है। कंपनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, देखे जरा। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज 3 कंपोनेंट्स, स्टेक होल्डर्स, डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट। अब डायरेक्टर वो है जो आपने इलेक्ट किए हैं, और डायरेक्टर के अंडर जो काम कर रहे हैं वो क्या है,
मैनेजर्स, और बाकी कौन है, स्टॉक होल्डर्स, जो उसके मालिक है। सीधी बात है, तीनों चीजें यहाँ नजर आ रही हैं, देखिए यहाँ देखिए ये तीनों चीजें नजर आ रही हैं। देखिए ये स्टॉक होल्डर्स है, ठीक है, ये कौन है, डायरेक्टर्स, और इनके नीचे कौन है बच्चों, मैनेजर्स। ये तो बाहर के लोग हैं ना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये तो मीटिंग के लिए आते हैं, आके अपनी इल्म नॉलेज जो होता है वो बता के चले। क्या हाल है बच्चों, सही है कि नहीं। क्यों जी, इसकी मिसाल ऐसे ही जैसे आपके चाचू ने वाटर पंप लगवा रहे हैं घर में, फैसला किसने करना है, चाचू ने, उनके बेटों ने, आपको बुला लिया जाता है कि यार तूने पंप घर में बड़ा अच्छा लग रहा है, तू उधर आ गया, तो आपकी सीएत क्या होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आप नॉलेज की बात दे आएंगे लेकिन रिसोर्सेज तो नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन फैसला अल्टीमेटली किसने करना है, चाचू ने। पानी कल को कम आया तो चाची आपको कुछ नहीं कहेगी, किसको पकड़ेगी। इसी तरह अगर कल को नुकसान हुआ, शेयर होल्डर किसको पकड़ेंगे, डायरेक्टर्स को, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को नहीं पकड़ेंगे। और यहाँ तीनों नजर आ रहे हैं, ऊपर शेयर होल्डर है, कंपनी चलाने वाले इलेक्टेड लोग डायरेक्टर, और इनके एंटर कौन है, मैनेजर्स। राइट हो गई बात समझ, कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉय होता है, वो एम्प्लॉय होता है, ठीक है जी। उसको भी 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा होता है, वो इलेक्ट नहीं होता, इसलिए वो फिर चेंज भी नहीं होता वो, ठीक है एम्प्लॉय। हाँ, नई मैनेजमेंट आया, वो भी नहीं नहीं इसका नाक बहुत बेहतर है, इससे स्मेल आती है, इसको निकाल तो ये नहीं कहने का मतलब कोई भी कीड़े डाल देंगे, रिपोर्ट नहीं सही बना रहा, ये नहीं करना, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, अब ये कि यहाँ पे दो ओहदे बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो शो किए गए हैं कि सीईओ के साथ 2 अफसर और होते हैं, लेकिन ये बाद में बात करेंगे। कहते हैं स्टेक होल्डर आर द ओनर ऑफ द स्टॉक होल्डर, सॉरी स्टॉक होल्डर शेयर होल्डर की बात, स्टॉक जिनका स्टॉक आर ओनर ऑफ द कंपनी, तो मैंने इसलिए इनको कहाँ रखा था, सबसे ऊपर, तो ये मालिक है। होल्डिंग शेयर ऑफ स्टॉक दैट प्रोवाइड देम विद सर्टेन राइट्स, इनके पास कुछ हकूक है। मालिक मालिक का हकूक तो होते हैं ना बच्चों। अच्छा, दे मे रिसीव पोर्शन ऑफ कॉर्पोरेशन प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ये बात हो चुकी। जब आप शेयर खरीदेंगे तो मुनाफा आपको मिलेगा, जो मुनाफे का पोर्शन आपको मिलेगा उसे क्या कहेंगे, डिविडेंड। राइट बच्चों, एंड दे कैन सेल और ट्रांसफर देयर ओनरशिप इन द कॉर्पोरेशन, यानी ये अपना स्टॉक दूसरे को बेच सकते हैं। कहाँ जाके बेचते हैं आमतौर पे, स्टॉक एक्सचेंज में जाके बेच देते हैं। स्टॉक होल्डर कैन अटेंड एनुअल मीटिंग, क्या अटेंड करते हैं, उस एनुअल मीटिंग को मैंने क्या बताया था, एजीएम, क्या जी, एनुअल जर्नल मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग, वोट ऑन मैटर्स, इनके ऊपर वोट ऑफ ऑन मैटर्स लिया जाता है। तो बिल्कुल ऐसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी होती है ये, कभी आप गए, वो ज्यादा पावरफुल मजे की होती है। उसमें ये होता है कि जी कितने लोग इस हक में हैं कि मस्जिदें बनाई हैं, तो हाथ खड़ा कर देंगे लोग, ज्यादा लोग हाथ खड़ा करेंगे, क्यों जी, क्या बनानी है, मस्जिद। अब मुझे कि कितने लोग इस हक में हैं कि मस्जिदें जब बनाई जाए तो उसमें सिर्फ अजान और नमाज हो, सिर्फ अजान और नमाज हो, तो जितने ज्यादा खड़े हुए थे अजान और नमाज। और कितने लोग इस हक में हैं कि मस्जिदें वहां पॉपुलेटेड लोगों का जो मसलक है उसको हवाले कर दी जाए। मसलन ये लोग बरेलवी हैं, बरेलवियों की एक मस्जिद बना दो, ये वाबी है, वाबियों में से, वो देवबंद है, देवबंद की मस्जिद। तो जिस इलाके में जो लोग ज्यादा हैं, तो अगर जिस हक में, तो हमारे में एजीएम में तय हो गया था, तो हमने 2 मस्जिदें दे दी बरेलवियों को, एक दे दी वाबियों को, और 5 मस्जिदें दे दी रायगंड वालों को, देवबंद को। सारे राजी, ठीक है जी। अब जिसने कुल्लों को हजम दबाना है वो बरेलवी, वो अपने मस्जिद में जाएगा, हाँ, चिलम कर, ठीक है जी। और जिन्होंने 8 तराबियां पढ़नी वो वापियों की मस्जिद चला जाएगा, और जिसने चुप चुपीते नमाज पढ़नी वो देवबंद की मस्जिद में चला जाएगा। है जी, हो गया ना, तो फैसला हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर से। अब एक मस्जिद है एक सेक्टर की, उसमें फड्डा पड़ा रहता है, बरेलवी कहते हैं ज्यादती हुई है, ये हमारा हक बनता है, वो कहते हैं हमारा बनता है। फिर किसी मस्जिद में कभी रफड़ पड़ जाता है कि वो राइवेट वाले आ कहते हैं हमने बरेलवी की मस्जिद में बैठा, वो फिर उसमें मुझे बुला लेते हैं कि यार तू आ जा, तू तेरा ना मिक्स किस्म का बंदा है, तो तू काम चला देता है। तो मेरे सबसे अच्छे तल्लुकात हैं, मैं बरेलवी इमाम को भी ईदी भेज देता हूँ, भाभी को भी भेज देता हूँ, यार सही है, सारे ही अपने।
तो इसलिए मुझे फिर बुला लेते हैं कि यार तू जरा मॉडरेट बंदा है, पहले भी तूने लड़ाइयाँ बड़ी छुड़ाई, तो तू आ जा। तो मैं मतलब कि वैसे तो अल्लाह माफ करे, मैं गैर अल्लाह के नाम की चीज नहीं खाता, मेरी आदत है। और दाल पका लें, चने पका लें, लेकिन अगर वो मतलब कि बिरयानी बना लें मटन की या रोस्ट बना लें, तो फिर देखिए रिजल्ट तो अल्लाह का है, रिजल्ट तो अल्लाह का, बिस्मिल्लाह पढ़ो अल्लाह का। अब ये थोड़ी कोई अपनी तरफ से उसको कहता रहेगी ये चीज जो है ना वो आबिद की है, बशीर की है, भाई है ही अल्लाह की, क्या हाल नहीं बच्चों। अच्छा इस सेंस में, लेकिन ये नहीं कि आप दाल पका के कहेंगे लो जी हूँ यार विंदा खत्म खाओ, ऐ नहीं खा सकते। हाँ रोस्ट करा ले आप, बट आए हुए तो कोई मसला नहीं, फिर आप मुझे हरी पगड़ी भी बनाए मैं पहन। अच्छा मैं खाने पीने वाला मसला हूँ। बाकी अपनी जगह क्या ख्याल है बच्चों, तो मैं ऑलराउंडर हूँ, हर जगह में चल जाता हूँ। अच्छा बच्चों, तो इस तरह करके काम बच्चों चल जाता है। मैं छोटा सा था ना तो मेरी अब्बू देवबंद थे ना, तो अब्बू कहते यार तू भाभीियों में से भी क्यों जाता, तो अब्बू वहां एसी लगा हुआ है। मैंने यार तू एसी की खातिर भाभियां ना नमाज पढ़ना, अम्मी हमारी भाभी थी। अब्बू मेरी बात सुने, भाभी नहीं मसला, देखिए उनको पैसा कहाँ से आया, अल्लाह ने दिया ना, इसलिए तो उन्हें एसी लगाए हैं। इसका मतलब उस मस्जिद में दुआ ज्यादा सुनी जाएगी, लॉजिक। देखिए बात सिंपल सी है, ठंडा मौसम होगा, एसी चल रहा होगा, सुकून से आप नमाज इबादत करें खुशू खुशू के साथ, तो दुआ भी सुनी जाएगी, क्या हाल है। अब मस्जिद में पंखा है, उसका पर भी तेरा ड्यू 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 कर रहा है, हाँ जी। आगे जनाब बाबा जी खड़े हैं, हमारे एक बाबा जी होते थे, वो आगे खड़े हो जाते, ऊपर पंखे नीचे लगे होते थे देवबंदों की मस्जिद में। वो जो हवा नीचे से जानी, उनकी धोती का घाघरा बन गया ऐसे फैली हुई। अब सजदे जाओ धोती से बचो, उठो तो धोती से बचो, और बाबा जी की धोती में अगर ਤੁਹਾਡੀ वो टोपी टच हो गई तो बाबा जी ने बोलना है, तो बड़ा मुश्किल होती थी, हम बच के ही रहते थे। अच्छा बच्चों, हाँ बाद बात तो पिछले वाले धोती अगले धोती उसको बहुत पहनते थे लोग, बाद बात आप धोतियों के सैंडविच में फंस जाते, आपके ऊपर भी धोती नीचे भी धोती। अच्छा बच्चों है नहीं, तो ये लेकिन बहरहाल हमने फैसला करा दिया कि ये इस तरह होगा। इसी तरह एजीएम में फैसले होते हैं, अच्छा भाई कितने लोग हाथ खड़ा करें जो कहते हैं कि हम शूज के साथ सैंडल भी बनाए, कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, वो हाथ खड़ा करेंगे जी हम चाहते हैं कि लेडीज सैंडल भी बननी चाहिए, इजाजत मिल गई, अब लेडीज सैंडल बनाए जा सकते, क्योंकि ये बड़ा फैसला है ना, प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं हम। आप गाड़ियां बनाते हैं, आप कहते हैं जी हम टोयोटा वाले गाड़ियां बना रहे हैं, कितने लोग इस हक में है कि हम ट्रक भी बनाए, तो एजीएम में फैसला लेना जरूरी है कि सीमेंट फैक्ट्री या जूते बनाने शुरू कर दे, नहीं, शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा कि भाईजान आपके इस चीज के शेयर के पैसे आपने दिए हैं, अगर मैं ये बनाऊं आपको कोई इतराज तो नहीं, क्या हाल है बच्चों, मेरी बातें समझ आ रही है आपको। इस तरह एजीएम में बुला के हम उनसे अहम अहम फैसले करवाते हैं और बायलास बना लेते हैं, है जी, और उनके वोट की मदद से बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं। अभी थोड़े बहुत फैसले होते ही हैं, मस्जिद का फैसला हुआ, ट्यूबवेल का फैसला हुआ, इतनी देर में पीछे से आवाज आती है खाना खुल गया। हाँ एजीएम में भी खाना खुलता है, आप यकीन करें वोट शोट सारे वहीं रह जाते हैं, लोग तेजी से उस तरफ जाते हैं जहाँ खाना पड़ा हुआ है, खाने पे टूट पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। ये भी नहीं कि प्लेट सालन वाली ले लें, मीठे चावलों की प्लेट में सालन डाला होता है, सालनों के अंदर मीठा चावल डाले होते हैं, अजीब जज्बाती सी कैफियत होती है, अल्लाह ताला माफ करे। अच्छा बच्चों, मैंने एक बात नोट की है, हमारे यहाँ ना लोग खाते हैं, मानता हूँ, लेकिन क्या नाम लेते हैं, कभी भी बच्चों भूख के खौफ से नहीं खाना चाहिए, भूख लगे तो खाओ, क्या हाल। हमारे यहाँ लोग इसलिए खा रहे होते हैं, खा ले फिर भूख लग जाएगी, खा ले फिर भूख लग जाएगी, शादियों में तो मुझे यही लगता है कि खा इसलिए खा रहे शायद कि दोबारा भूख कभी ना लगे, लेकिन उसे लगने ही लगना। अच्छा बच्चों, अब देखिए अगर आप देखें ना तो चेयरमैन आपको नजर आ रहा है बूढ़ा सा, नजर आ रहा है नहीं आ रहा, और देखिए साथ कंपनी सेक्टर कितना सोबर सा है, देखिए सोबर सा, ठीक है। अच्छा सीईओ देखिए, सीईओ कौन सा है, ना 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 जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो टाई वाला लड़का, लड़का क्या नहीं लड़का सीधा है।
टाई वाला बंदा, चलो टाई वाला बंदा। तो ये जो है ये कौन है? ये सीईओ है। तो ये होता है सीईओ, हु इज बीइंग एनर्जेटिक, ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज एंड दिस एंड दैट, है ना? क्यों जी? मेरा बॉस मुझे ये कहता है, तू ज्यादा तरक्की नहीं करेगा। मैं ज्यादा तरक्की क्यों नहीं करूंगा? तू इसलिए ज्यादा तरक्की नहीं, तू टीचर है, टीचर तरक्की नहीं कर सकते? नहीं, तुम्हारे पास क्रिएटिव आइडियाज नहीं है। बस क्रिएटिव आइडियाज नहीं है, तो वही किताबें पकड़ता है, बच्चों को पढ़ाता है, तेरे पास नए आइडियाज नहीं। अब यकीन करें, बिल्कुल फजूल बात, मेरे पास ऐसे ऐसे नीट और नए आइडियाज होते हैं, बात मेरे घर वाले हैरान हो जाते। बेगम खाना बना के लाएगी, मैं उसे कहूंगा अगर इसमें तुम ये डाल देती। पिछले दिनों से चिकन आलमंड बनाया, तो मैंने कहा तो चिकन आलमंड के साथ उसमें काजू भी फ्राई करके डाल देती। ओए होए। और यकीन करें अगली दफा डाले, ऐसा बेहतरीन उसका बना टेस्ट है। तो कहते हैं आइडियाज नहीं, आइडियाज क्यों नहीं है यार? आइडियाज ना होते तो ये मैं ऐसे आलमंड को चेंज कराता कभी? कभी भी नहीं करा सकता, ठीक है ना? लेकिन ये है कि हमारे सीईओ साहब जो है ना, बात बड़ी बदतमीजी करते हैं, वो जाहिर है बात है, बड़ा आदमी। अच्छा, अमीर आदमी को ये लगता है कि सारे आइडियाज उसके, हालांकि के बाद वो भोंगी मार रहा था, मैं भी तारीफ कर रहा सर, इट्स अ वंडरफुल आइडिया। तनख्वाह लगनी है, क्या करे, बंदा मजबूर होता है ना जी। और पता नहीं हम क्या क्या बेचते हैं उसकी खातिर, ये जो पापड़ के पापड़ भी बेचते हैं, वर्चुअल एडमिन सर्विसेज हम देते हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज हम खरीदते हैं अमेरिका में, वो बेच रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा कल क्या था, कल कोई था हमें, अच्छा हमें 2-3 वेबसाइट मिली हुई हैं बाहर के, हम उसको ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अच्छा, मैं सबका बॉस हूँ, अंदाजा करिए यार, ऑप्टिमाइजेशन और काम है, रियल एस्टेट और काम है। अच्छा, उसके अलावा सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो एक अलग चीज है। और जो आप, अच्छा, और जो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं, दिस इज डिफरेंट थिंग। अच्छा, पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स की सैलरी भी मैनेज करता हूँ, वो भी करता हूँ। फिर बॉस कहता है इसको भी मैनेज करो, मैं एसईओ भी मेरे सबऑर्डिनेट है, मैं एसईओ भी मैनेज करा रहा हूँ। यानी वल्लाह आलम के क्या क्या काम वो मेरे से कराता है। और फिर वो कहता है तू क्रिएटिव नहीं। अब बंदा पूछे ये बस बदका भरनी रह जाती है, वो भी पढ़ा लो साढ़े को है जी। अच्छा, लेकिन एक बात है, दिल का बड़ा अच्छा है, सैलरी में कंजूस मक्खी चूस है। लेकिन ये निशात में ले जाएगा, होटल में मनाल में ले जाएगा, जब पाकिस्तान आए, जो मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ। अब अंदाजा करो, गरीब आदमी हो और उसको जाके आप कहेंगे जो मर्जी खाओ, उसकी आंखों से तो आंसू निकल जाते हैं। हकीकत बात है। कराची इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया, इंटरव्यू लेने, तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ रखेगा, मैंने कहा चलो नहीं रखेगा तो अपनी बहन के घर चले जाओ, ठीक है जी। उसने तो भाई मुझे बड़े अच्छे होटल में रखा, पहले तो जहाज में बुलाया और फिर मैरियट होटल में मेरा कमरा बुक कराया। मैं तो हैरान हो गया, मैरियट होटल में कभी नहीं रहा मैं। कमरे के बाहर मैंने खिड़की देखी, लोग तालाब में छलांगे मार रहे हैं, स्विमिंग पूल बना हुआ वहां, है जी। और मुझे कहता तू कह तो तुझे भी कॉस्ट्यूम ले लेता हूँ, तू भी नहा ले। मैं कहा मुझे इछरे नहर का तो पता है, ये कम वक्त का पता नहीं है। और दूसरा मेरा पता नहीं, मैं कॉस्ट्यूम पहनूं तो वो सारे मेरे शुगर लगाएंगे, एक ही चाय आ गई बीच। सही बात है, किसी जमाने में जसामत थी हमारी कि हम शर्ट बटन खोले तो कुछ कुछ डोले शोले नजर आए। अब तो पता नहीं क्या नजर आएगा, मैं कह रह नहीं दो यार, खाली पेट ही नजर आ रहा है, पता लगे टायर बाहर नहीं अंदर बांधा हुआ है, चुप्पी की तरह यार। तो बहरहाल मैंने कहा नहीं सर, मैं इससे माजरत चाहता हूँ। तो ये अच्छा बच्चों, anyway, तो मैं क्या बात कर रहा था कि ये स्टेक होल्डर इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, स्टेक होल्डर इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर को, वो जो हैंडल करते हैं किसको? ओवरऑल मैनेजमेंट। अच्छा बच्चों, मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको? यार कुछ सीन बन रहा है कि नहीं बन रहा? देख लेना, ऐसा ना हो कि बाद में सारा कुछ मिक्स करके बैठे हो। तो यार ये कंपनी कैसे चलती है, डायरेक्टर कैसे इलेक्ट होते हैं, ये बड़ा जरूरी मामला है। अच्छा, ये आपको समझ आ गया ना? ये टॉपिक लॉ में भी डिस्कस होगा, ऑडिट में भी होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी होगा, इसको भी सीख लो, इसको भी सीख लो। ये काम लॉ में भी पढ़ना है, गवर्नेंस में पढ़ना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ना है, बड़ी दफा पढ़ना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ना है। तो बड़ी दफा आपने इसको पढ़ना है कि कंपनी चलती कैसे, जाहिर है उसकी स्ट्रेटेजी बनानी, तो कंपनी चलने का तरीका तो आना चाहिए।
अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह मैं आपको इसके ऊपर ज्यादा बातें करूंगा। मेरे सुनने में आ रहा है कि कुछ छुट्टियां छुट्टियां मिल रही हैं आप लोगों को, लंबी चौड़ी। ये स्लाइडें तो मैंने आपको भेजी हैं यार, नहीं आई? अच्छा, वाकई सही बात। ये कौन कौन बच्चा कह रहा है नहीं आई? सारी कह रहे हैं। एक मिनट यार, मैं देख लूं अगर व्हाट्सएप यहाँ चल जाए तो। फिर चल गया तो अभी भेज देते हैं, ताकि तो कल को कोई गिला शिकवा करे ही ना। नहीं चला? फिर चल गया? मुझे लगता है नहीं चलेगा यार, बड़ा बदतमीज है। अब ये कहेगा अपडेट हो गई, ये ले भाई अपडेट हो जाए। नहीं बच्चों, ये जरा यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। मैं आपको नहीं घर जाके भेजता हूँ, ठीक है? ओके बच्चों, तो मुलाकात होती थोड़ी देर बाद आप लोगों से इकोनॉमिक